नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर का टुकट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की वीडियो रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं सुपर पावर अमेरिका में लगी इमरजेंसी। आपने अब तक दिल्ली और मुंबई को बरसात के पानी में डूबते देखा होगा, लेकिन अब अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी बरसात के पानी से बेहाल हो गया है। करोड़ों लोगों के सपनों की न्यूयॉर्क सिटी कैसे हो गई पानी पानी। सबसे पहले देखिए खबर का टुकट की इन तस्वीरों में। मेट्रो में पानी, दफ्तरों बाजारों में पानी, घर के ड्राइंग रूम से लेकर टॉयलेट तक पानी। ये है न्यूयॉर्क सिटी का हाल। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक न्यूयॉर्क पर पानी ऐसा बरसा कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। न्यूयॉर्क में मंगलवार से ही तेज बरसात मुसीबत बनी हुई है। पहले बरसात हुई और फिर बरसात का पानी इतना बढ़ गया कि फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा हो गया। बुधवार को न्यूयॉर्क समेत न्यू जर्सी में फ्लैश फ्लड की 5 चेतावनियां एक के बाद एक जारी की गई और हर चेतावनी तकरीबन सच साबित हुई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में लगातार बरसात और फ्लैश फ्लड की वजह से दोनों जगह वेदर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। क्यों पानी पानी हुआ न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में बरसाती आफत आने की सिर्फ एक वजह है, ईदा तूफान। ईदा तूफान से मौसम तेजी से बदला और नतीजा हुआ कि काले बादल न्यूयॉर्क तक पहुंच गए। ईदा साइक्लोन जमीन से टकराया था लुसियाना में, जहां से तूफान न्यू ऑरलियंस की तरफ बढ़ा और वहां से आगे बढ़ते हुए तूफान न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया तक पहुंच गया। हालांकि न्यूयॉर्क तक पहुंचते पहुंचते तूफानी हवाएं कमजोर हो गई थी, लेकिन बरसात का सिलसिला बढ़ता गया और न्यूयॉर्क में मूसलाधार पानी बरसने लगा। बेहाल हुआ सपनों का शहर। इस तेज बरसात ने न्यूयॉर्क के क्या हाल किए, समझना है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। न्यूयॉर्क की सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां थम गई और न्यूयॉर्क का पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस को इन गाड़ियों को निकालने और ट्रैफिक दोबारा चालू करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। सिर्फ सड़कों पर गाड़ियां ही नहीं, बल्कि मेट्रो में चलने वाले लोगों की भी आफत हो गई। देखिए, ये मेट्रो के पायलट का केबिन है, जहां घुटनों तक पानी भर गया है। मेट्रो स्टेशन से लेकर सबवे तक पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क सबवे सर्विस को कई घंटों के लिए रोकना पड़ा। न्यूयॉर्क में बरसात कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि जल्द न्यूयॉर्क को इस बेहाली से आजादी नहीं मिलने वाली। टीम न्यूज नेशन। और अब बारी खबर का टुकट के सुपर स्पेशल की है। अफगानिस्तान में महायुद्ध की पहली आहट सुनाई पड़ी है। पंजशीर में मोर्चा जमाए बैठी रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच सीज फायर एक हफ्ते भी जिंदा नहीं रह पाया। तालिबान ने बयान जारी कर बता दिया कि बातचीत नाकाम हो चुकी है, तो पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान पर बड़ा हमला बोल दिया। तालिबान के साथ समझौता पंजशीर के शिरों को कबूल नहीं है, ये उन्होंने साफ कर दिया। तो ऐसे में क्या अफगानिस्तान में बड़ी जंग की ये पहली आहट है, पहला सिग्नल है? क्या इस सीज फायर का खत्म होने का मतलब आमने सामने के रण की तैयारी होगा? अफगानिस्तान से लेटेस्ट रिपोर्ट और जंग को लेकर पूरा विश्लेषण देखिए हमारी अगली रिपोर्ट के अंदर। पिछले 20 सेकंड में आपने जो तस्वीरें देखी, जो बातें सुनी, उनका एक ही मतलब निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान में अब रण बहुत भीषण होगा। अफगानिस्तान में बड़ी जंग का डर क्यों बढ़ रहा है, ये समझना है तो 8 दिनों के अंदर आई इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए। कुछ दिन पहले ही पंजशीर में द रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें एक दूसरे पर हमला ना करने की सहमति बनी थी। और इन 8 दिनों के अंदर तकरीबन 7 बार दोनों साइड के लड़ाके आमने सामने आ गए। इन झड़पों में अब तक तकरीबन 100 तालिबानी आतंकी ढेर हो चुके हैं। तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच 3 मोर्चों पर लगातार फायरिंग जारी है। अंद्राब घाटी में गुलबहार और बदख्शन में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच झड़पें हो चुकी हैं। लेकिन तालिबान को सबसे ज्यादा नुकसान अंद्राब घाटी में ही हुआ है, जिसे पंजशीर घाटी का एंट्री गेट कहा जाता है। हालात सिर्फ जमीन पर ही नहीं बिगड़ रहे, बल्कि जुबान से निकलते शब्द भी बता रहे हैं कि ना तो रेजिस्टेंस फोर्स और ना ही तालिबान पीछे हटने को तैयार है।
पहले सुनिए तालिबान के प्रवक्ता अमीर खान मुतक्की ने किस तरह बातचीत नाकाम होने का ऐलान किया। یک حکومت دیگه بر سر اقتدار بود و مسئولین دیگه در حکومت حضور داشتن که مسئولیت داشتن دفاع بکنن که نکردن، ولی حالا جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت را به دوش داره. اگر ما در همون زمان هم این مسئولیت را به دوش می داشتیم، هم در هلمند دفاع می کردیم، هم در کابل، هم در هر گوشه و کنار دیگه افغانستان. इधर तालिबान का बयान आया तो उधर रेजिस्टेंस फोर्स भी मैदान में उतरी। नॉर्दर्न फोर्स के कमांडर फहीम दस्ती ने तालिबान को पहुंचाए गए नुकसान से समझौते के चीथड़े उड़ने का सबूत दिया। In the past 2 days, battles were going on in the two different fronts. Andarab Valley in Khawak High Pass, as well as the mouth of the Panjshir Valley, where Taliban were heavily defeated. They have suffered lots of casualty. Around 350 of them have been killed. More than 280 of them have been wounded, and 35 others have been detained. The forces of the National Resistance Front of Afghanistan are performing very well. We are ready for this kind of circumstances. Of course, we are preferring peace, but Taliban break the war, and now the war is going on in different fronts. दोनों पक्ष समझौता खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं, बंदूकें उठाकर आमने सामने डट चुके हैं और अफगान आबादी से लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक ही सवाल कौंध रहा है, क्या तालिबान और पंजशीर के ये शेर फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे? इस डर की वजह जाननी है तो देखिए 5 साल की वो जंग जिससे अफगानिस्तान थर्रा गया था। वो साल था 1997-98। तालिबान को टक्कर देने के लिए अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस बना लिया था और मसूद की कमान में दोस्तम और अता मोहम्मद नूर जैसे कमांडर थे। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को दबाने के मकसद से तालिबान ने हमला किया था और एक बड़ी जंग का आगाज हो गया था। इस जंग में भले ही अहमद शाह मसूद शहीद हो गए, लेकिन तालिबान ने 2000 से ज्यादा आतंकी और कई कमांडर भी गंवाए थे। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग ने अफगानिस्तान में तालिबान को हटाने की तरफ पहला कदम बढ़ाया था, लेकिन तकरीबन 4 साल तक अलग अलग मोर्चों पर लड़ी गई इस लड़ाई में पंजशीर घाटी से लेकर बदख्शां, कुंजूद, मज़ार शरीफ और बागलान जैसे इलाके पूरी तरह तबाह हो गए थे। और इतिहास का यही खूनी पन्ना एक बार फिर लिखे जाने का डर लोगों को सता रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तालिबान के पास 90,000 से ज्यादा आतंकी हैं, जबकि पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के पास तकरीबन 20,000 लड़ाके मौजूद हैं। बावजूद इसके तालिबान बार बार सीजफायर या गीदड़ भक्कियों का क्यों इस्तेमाल करता है? आखिर पंजशीर में ऐसा क्या है जिससे तालिबान डरता है? ये आपको समझाते हैं इस ग्राफिक के जरिए। पंजशीर की पहाड़ियां हिंदुकुश रेंज में आती हैं और खड़ी चढ़ाई वाली इन पहाड़ियों का रास्ता जो है वो एक दर्रे जैसा है। जब भी तालिबान की ग्राउंड फोर्स पंजशीर में एंट्री लेती है तो चोटियों पर डटे लड़ाके उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। नीचे से जवाबी हमला करना लाजमी है, मुश्किल होता है। पहाड़ों पर युद्ध का एक सीधा सा नियम माना जाता है कि ऊपर खड़े दुश्मन को मार गिरा देने के लिए 27 गुना ज्यादा तादाद की जरूरत होती है। यानी तालिबान को एक लड़ाके को मार गिराने के लिए कम से कम अपने 27 आतंकी चाहिए। ऐसे दरों में मूवमेंट के दौरान पैदल सेना से ज्यादा दिक्कत टैंकों या फिर भारी गाड़ियों की होती है। पहला उबड़ खाबड़ रास्ता होने की वजह से उनकी रफ्तार कम हो जाती है, जिसके चलते टारगेट पर आसानी से आ जाते हैं। साथ ही उन्हें लाइन बनाकर चलना पड़ता है। यानी तालिबान के लिए तोपखाने या टैंकों के जरिए भी पंजशीर रेजिस्टेंस फोर्स को कुचलना आसान नहीं होगा, उल्टे वो अपने वेपन्स को गंवा बैठेंगे। सिर्फ पंजशीर के लड़ाके ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की महिलाएं भी अब सामने आकर तालिबान को चैलेंज कर रही हैं। तस्वीरें अफगानिस्तान के हेरात प्रांत की हैं, जहां तालिबानी जुल्म का विरोध करने के लिए सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। इन महिलाओं के साथ ना तो कोई मर्द था, इनमें कई ने चेहरा भी नहीं ढक रखा था। यानी ये अपनी हर कोशिश के जरिए तालिबान के कट्टरपंथी फरमानों का विरोध कर रही थी। आपको बता दें कि अगस्त के पहले ही हफ्ते में हेरात के गवर्नर ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया था। लेकिन दाद देनी होगी इन अफगान की बेटियों की, जो बंदूक के आगे अपने हौसलों को लेकर खड़ी हो गई हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जाया तो पूरी दुनिया में डर फैल गया, लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले लोग भी हैं जिन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से भी कई ऐसे चेहरे सामने आए और इन्हीं किरदारों पर भड़क गए बॉलीवुड के एक्टर नसरुद्दीन शाह।
जिन्होंने खुद कहा कि तालिबानी हुकूमत आने के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने आप से संगीन सवाल पूछने होंगे, उनके जवाब ढूंढने होंगे। हालांकि ये बात अलग है कि कई मुस्लिम कट्टरपंथियों को उनके ये सुझाव रास नहीं आए। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सके। हिंदुस्तानी मुसलमान अपने इस्लाम को पहचाने। हिंदुस्तानी इस्लाम दुनिया भर के इस्लाम जैसा नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान को तालिबानी ख्यालात नहीं रखने चाहिए। कुछ इस तरह निकला नसरुद्दीन शाह का दर्द जब उन्होंने हिंदुस्तान के कुछ मुस्लिम चेहरों, मुस्लिम तबकों से शैतान तालिबान की जीत को सलाम करते देखा। सोशल मीडिया पर तालिबानी सोच वाले कई चेहरे आज भी नजर आ रहे हैं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह को भी हैरानी उस वक्त हुई होगी जब मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे लोगों ने तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ दी, या फिर मौलाना अरशद मदनी ने तालिबान जैसे ख्यालात सामने रख दिए। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंज़र पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया। आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। नसीर साहब ने अपने हिंदुस्तान और अपने इस्लाम की परिभाषा बताई तो एक बार फिर कट्टरपंथियों का काला खेल शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, लेकिन ये ट्रोल, ये कट्टरपंथी शायद नहीं समझते अगर हिंदुस्तान में भी तालिबान जैसी विचारधारा पनपने लगी, तालिबान का समर्थन होने लगा तो कट्टरपंथी पाकिस्तानियों और हम हिंदुस्तानियों में क्या फर्क रह जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और ये पहली बार नहीं है जब नसरुद्दीन शाह ने तालिबान के खिलाफ यूं आवाज़ उठाई हो। काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के ठीक बाद नसरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी ने अफगानिस्तान के हालात पर फिक्र जाहिर की थी, लेकिन इस बार दर्द बढ़ गया हिंदुस्तानी मुसलमानों के तालिबान प्रेम के चलते। दर्द बढ़ना लाजमी भी था क्योंकि इससे न सिर्फ देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की छवि भी खराब होती है। शफीकुर रहमान बर्ग जैसे नेता जो सांसद भी रह चुके हैं, भरे बाजार कहते हैं कि तालिबान स्वतंत्रता सेनानी हैं। ऐसा घटिया बयान हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अपमान से कम नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नुमानी तालिबान को सलाम करते हैं। अगर इन बड़े चेहरों की बातों में आकर, भटकावे में आकर कोई आम मुस्लिम नौजवान गलत राह पकड़ ले या तालिबानी विचारधारा अपना ले तो क्या ये खुद को कभी माफ कर पाएंगे? क्या ये उस नौजवान के गलत रास्ते पर जाने की जिम्मेदारी लेंगे? लगता नहीं बिल्कुल भी ये कोई जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी सियासत चलानी है, अपनी दुकान चलानी है और इसके लिए भले ही हिंदुस्तानी मुसलमानों की छवि और वो खुद ही क्यों ना कुर्बान हो जाए। सिद्धार्थ शुक्ला, ग्लैमर की दुनिया का वो सितारा जिसके जाने से करोड़ों का दिल टूट गया। न जाने कितने फूट फूट कर रोए। हर किसी के लिए मानो सिद्धार्थ की पहचान अलग थी। किसी के लिए वो बालिका वधू का शिव था तो किसी के लिए दिल से दिल तक का पार्थ। लेकिन सिद्धार्थ के हर फैन के दिल में उनके लिए प्यार एक समान था। सिद्धार्थ का यूं अचानक चले जाना उनके फैंस और उनके चाहने वालों को सदमे में छोड़ गया है। कभी सीरियल का कैरेक्टर तो कभी फिल्मी हीरो, कभी वेब सीरीज का किरदार तो कभी रियलिटी शो का सेलिब्रिटी। 40 साल, जी हाँ, सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या क्या नहीं हासिल कर लिया था। दिल दुख गया। आज आंसू आंख से नहीं, दिल से आंसू निकल रहे हैं।
बहुत भयंकर न्यूज़ है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अचानक से अभी पेंडेमिक के बाद मैं 1 महीने पहले फिर वापस आया बनारस से। अभी हमारी मुलाकात होने ही वाली थी कि ऐसी खबर आ गई। एक्चुअली हम ऑफिस छोड़ के उनको देखने के लिए आए, मतलब इतना डेस्परेट थे हम जब हम लोग ने ये न्यूज़ सुना। काफी सदमा लगा होगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा उनका पूरा जर्नी बिग बॉस का याद आ रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला भले ही दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते वो जिंदगी के एक बड़े फलसफे को हकीकत की शक्ल दे गए। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में आज मदरसों को लेकर हाई वोल्टेज सक्रियता बनी रही। वजह थी मदरसों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सवाल। हाईकोर्ट ने सीधे सीधे पूछा कि राज्य से फंड लेने वाले मदरसे क्या उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं जिनके लिए वो जवाबदेह हैं। साथ ही मदरसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को भी 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए नोटिस दिया। क्या थे मदरसों को लेकर हाईकोर्ट के सवाल और क्या वाकई मदरसे सरकारी फंड लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? इस पर न्यूज नेशन का रियलिटी चेक देखिए। क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को फंड दे सकते हैं? क्या अनुच्छेद 25-30 के तहत मदरसे सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं? क्या अनुच्छेद 28 के तहत मदरसे धार्मिक शिक्षा, संदेश और पूजा पद्धति की शिक्षा दे सकते हैं? क्या स्कूलों मदरसों में खेल के मैदान होने की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है? क्या मदरसों में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत है? क्या राज्य दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक शिक्षा संस्थानों को फंड दे रहा है? यही थे वो गंभीर सवाल जो मदरसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे यूपी सरकार पर दागे। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान मिलता है, लेकिन क्या सरकारी आर्थिक मदद मिलने के बाद मदरसे सभी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहे हैं? हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने को कहा। तो न्यूज नेशन की टीम भी इन सवालों से जुड़े रियलिटी चेक पर निकली। हमने जानने की कोशिश की आखिर मदरसों की कागजी और असल हकीकत में फर्क क्या है। न्यूज नेशन के इस रियलिटी चेक में रिपोर्टर्स पहुंचे राजधानी लखनऊ, जहां बड़ी तादाद में मदरसे हैं। कुछ मान्यता प्राप्त तो कुछ ऐसे मदरसे जो बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। इसी रियलिटी चेक के दौरान न्यूज नेशन रिपोर्टर अनिल यादव पहुंचे लखनऊ के चिन्हट में है मदरसा दार उल उलूम निजामिया, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है। लेकिन क्या इस मदरसे में लड़कियों या महिलाओं को अंदर आने की इजाजत है? इस सवाल का जवाब तलाशा गया। एक बेहद अहम टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या कोई सेकुलर स्टेट मदरसों को सरकारी फंड दे सकता है या नहीं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि क्या मदरसों में प्ले ग्राउंड होने की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है या नहीं, और क्या मदरसों में लड़कियों को प्रवेश देने में भेदभाव किया जा रहा है या नहीं। तो ऐसे में एक मदरसे में आए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप प्ले ग्राउंड के नाम पर कोई मैदान नहीं है और एक छोटा सा अहाता है, यहाँ पर बच्चे इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर कोई घास का मैदान या बड़ा मैदान नहीं जिसमें बच्चे खेल सकें। और अगर हम लड़कियों के प्रवेश की बात करें तो तमाम मदरसों की तरह यहाँ भी लड़कियों का प्रवेश जो है वो निषेध है। यहाँ पर छात्राएं नहीं पढ़ती हैं, सिर्फ बॉयज़ ही पढ़ते हैं और अभी फ़िलहाल बंद चल रहा है ये कोविड काल की वजह से, और तमाम बच्चे जो हैं अपने घरों को जा चुके हैं और पढ़ाई जो है इस मदरसे में अभी नहीं हो रही है। कवरेज के पहले हिस्से में सामने आया कि इस मदरसे में महिलाओं को इजाजत नहीं। इस सवाल का रियलिटी चेक के जरिए जवाब ढूंढा गया। अब दूसरा एक और सवाल था, क्या मदरसों के अंदर बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान है? जब मदरसा दार उल उलूम निजामिया के परिसर को खंगाला गया तो पता चला कि यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। सवाल सीधे हाईकोर्ट से पूछे गए थे, यानी राज्य सरकार को जवाब देना ही होगा। इन सवालों का जवाब दाखिल होने से पहले बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, मगर अक्सर लोग कोर्ट को गुमराह करते हैं, कोर्ट में गलत याचिका दाखिल करते हैं। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। हमारे मदारिस अरबिया ने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत अहम रोल प्ले किया है। इन्हीं मदरसों ने हमको IAS, IPS, डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर तक दी है। उन मदरसों को पर उंगली उठाना मेरे ख्याल से गलत है।
देखिए, निश्चित तौर पर ये एक कानूनी मसला है, कानूनी पहलू है और उसको लेकर के विमर्श जरूर होना चाहिए। हम इस बात के जरूर पक्षधर रहे हैं कि केवल दीनी तालीम दी जाए, केवल मजहबी शिक्षा दी जाए और ऐसे संस्थानों को सरकारी मदद मिले, ये ठीक नहीं है। मदरसों में एक हाथ में अगर दीनी तालीम हो, कुरान की शिक्षा हो, तो साथ में दूसरी तरफ उनके हाथ में कंप्यूटर भी हो, उनको वैज्ञानिक विज्ञान के विषयों की शिक्षा भी हो, गणित की शिक्षा भी हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने संदर्भ में प्रयास भी किए हैं और पहले जिस प्रकार से फर्जी मदरसों के नाम पर वजीफा बंटता था, पहले बंदरबांट हुआ करती थी, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद हमने इसको रोकने का काम किया है। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। खबर कट टू कट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के संग।